भारत की मिट्टी में एक ऐसा पुत्र जन्मा था जिसने दर्द को हथियार बनाया और संघर्ष को अपना धर्म। भूख, अपमान, तिरस्कार सब कुछ झेल लिया, लेकिन न झुका, न रुका, न टूटा। वह चला था अकेला, पर उसके पीछे एक पूरी पीढ़ी उठकर खड़ी हो गई। ये कहानी है उस इंसान की जिसने कहा, मैं हारने नहीं आया, मैं इतिहास बदलने आया हूँ। अगर आज भी जीवन कठिन है तो याद रखना, अंधेरे से लड़कर ही सूरज निकला करता है। और वह सूरज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और शायद यही कारण है कि आज भी उनकी हर सांस, हर सोच, हर कदम हमारे भीतर एक नई आग जगा देता है, उठने की, बदलने की, लड़ने की और अपने हक के लिए खड़े होने की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे मिशन में नई ताकत भर देती है। भारत का वह समय जब इंसान की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी, जहां किसी बच्चे का भविष्य उसकी आंखों की चमक या उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके नाम से तय कर दिया जाता था। ऐसे ही दौर में एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है भीमराव। एक ऐसा बच्चा जो पैदा तो एक छोटे से घर में हुआ था, लेकिन जिसके भीतर एक विशाल आत्मबल छिपा हुआ था। उसे दुनिया ने बहुत कम उम्र में यह एहसास करवाया कि तुम बराबर नहीं हो, लेकिन यह वही बच्चा था जिसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो अपने दर्द को हथियार बना लेता है। बचपन की पहली चोट, तुम्हें पानी नहीं छूना है। भीमराव अभी बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि दुनिया का भेदभाव वे समझ भी नहीं सकते थे। एक दिन स्कूल में उन्हें बहुत प्यास लगी। धूप तेज थी, शरीर गर्म हो चुका था। वे पानी के घड़े की तरफ बढ़े, लेकिन तभी किसी ने उनके हाथ पर जोर से मारकर कहा, रुको, ये पानी तुम नहीं पी सकते, तुमने नीचे वाली जाति के हो। बच्चा भीमराव ने दर्द से ज्यादा अपमान महसूस किया। उन्होंने पूछा, क्या प्यास भी जाति देखकर लगती है? लेकिन जवाब में वहां सिर्फ सन्नाटा था। और यह वह पहला दिन था जब उन्होंने समझा कि यह समाज कितना बड़ा घाव देने वाला है। यही घटना उनके अंदर आग बन गई। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं बड़ा हुआ तो पानी हर किसी का होगा। स्कूल की पीड़ा, अलग बैठने का नियम। अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें एक कोने में बैठाया जाता था जहां बाकी बच्चे नहीं बैठते थे। वहां धूल, गंदगी और टूटे फर्श का एक छोटा सा हिस्सा था। शिक्षक चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहते, लेकिन भीमराव को वह सब दूर से देखना पड़ता। उन्हें कॉपी और किताबें भी कम दी जाती थीं। कई बार शिक्षक स्वयं उनकी नोटबुक छूना पसंद नहीं करते थे। कहते, इसे जमीन पर रख दो, वहीं से उठाऊंगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके सपने दुनिया से बड़े थे, उसे दुनिया छूने से डरती थी। पर अंबेडकर ने बिल्कुल शांत होकर ये सब झेला। उनकी आंखों में रोना भर आता, लेकिन उनके मन में दृढ़ता और बढ़ जाती। वे सोचते, एक दिन मैं ऐसी किताबें लिखूंगा जो हर हाथ में होंगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। यात्रा की त्रासदी, बैलगाड़ी वाले का इनकार। एक बार अंबेडकर अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ यात्रा कर रहे थे। गर्मी थी, रास्ता लंबा था। उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले से पूछा, क्या आप हमें ले चलेंगे? गाड़ी वाले ने पूछा, कौन जात? जब अंबेडकर ने जवाब दिया तो वह घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, तुमको बैठा लिया तो मेरी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। छोटे भीमराव खड़े रहे। गर्मी, पसीना, धूप सब जलाती रही, लेकिन किसी ने उन्हें गाड़ी में नहीं बैठाया। आखिरकार उन्हें अपनी बैलगाड़ी खुद चलानी पड़ी। बैल तो उनके थे, पर हाँकने वाला नहीं। अंबेडकर कहते थे, बैल हमारे थे, पर इंसानियत किसी में नहीं थी। उनका दिल टूटता रहा, लेकिन मन मजबूत होता गया। इसी घटना ने उन्हें यह समझा कि भेदभाव सिर्फ स्कूल, मंदिर या पानी तक ही सीमित नहीं, बल्कि हर कदम पर पीछा करता है। नौकरी में अपमान, तुम्हारी कुर्सी अलग रहेगी। जब अंबेडकर पढ़ लिख कर नौकरी पाने लगे
तो सोचा था कि शायद पढ़ाई सब बदल देगी, लेकिन दुख की बात यह थी कि दुनिया की सोच अब भी वही थी। कार्यालय में उन्हें एक अलग कुर्सी दी जाती, जिसे कोई और नहीं छूता था। कई अधिकारी उनसे बात करने से भी बचते थे। कर्मचारी कह देते, आप कागज वहीं रख दीजिए, हम बाद में उठा लेंगे। लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि वे उसी व्यक्ति को कम समझ रहे हैं जो आगे चलकर उनके लिए संविधान लिखने वाला था। अंबेडकर मन ही मन टूटते थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। उन्हें लगता था, अगर मैं हार मान गया तो मेरे जैसे लाखों लोग हार जाएंगे। पुस्तकालय में अपमान, यहाँ तुम्हारा आना मना है। एक बार अंबेडकर एक बड़े पुस्तकालय पहुंचे। उनका शौक ही पढ़ना था, लेकिन गार्ड ने दरवाजा रोकते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है। अंबेडकर ने पूछा, क्यों? जान पर भी किसी का हक है। लेकिन गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला। तब अंबेडकर महीनों तक धूप में खड़े होकर खिड़की से दिखने वाली किताबों को देखते रहे। उनके मन में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी, अगर दुनिया ज्ञान देने को तैयार नहीं तो मैं ज्ञान खुद ढूंढूंगा। भोजन की बेइज्जती, तुम्हारे लिए अलग बर्तन। जब वे फौज में काम कर रहे अपने पिता से मिलने कैंटोनमेंट जाते तो उन्हें खाना नहीं दिया जाता। बड़े अधिकारी कहते, इनके लिए अलग बर्तन रखो, हमारे बर्तनों में मत खाना परोसो। उनके पिता बहुत मेहनत से किसी तरह से खाना जुटाते, लेकिन भीमराव की आंखों में वही सवाल रहता, क्या इंसान का पेट भी ऊंच नीच समझता है? समाज की ठंडी नजर, यह लड़का आगे नहीं बढ़ सकता। जब भीमराव ने विदेश जाकर पढ़ने का सपना देखा तो पूरी बस्ती हंस पड़ी। लोग कहते, तुम्हारे जैसे लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, यह सपना मत देखो। लेकिन अंबेडकर ने साबित कर दिया कि सपने जाति नहीं देखते, सपने केवल हिम्मत देखते हैं। अकेलापन, दुनिया बड़ी है पर सहारा कोई नहीं। अंबेडकर कई बार कहते थे, मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं थी कि मुझे भेदभाव मिला, सबसे बड़ा दर्द यह था कि मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं था। उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, भीतर का दर्द उससे भी ज्यादा बड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन जितना दर्दनाक था, उनकी युवावस्था और विदेश यात्रा उससे भी ज्यादा संघर्षों से भरी हुई थी। दुनिया जहां उन्हें आवाज ही मानती थी, वे उसी दुनिया में अपनी आवाज बनाने की यात्रा पर निकल चुके थे। उनके भीतर दो आग थीं, एक अपमान की, दूसरी इस अपमान को बदलने की इच्छा की। यही दोनों मिलकर उन्हें उन ऊंचाइयों तक ले गई जहां आज तक कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया। पढ़ाई की लड़ाई, ट्यूशन के लिए दर दर भटकना। जब वे पुणे में पढ़ रहे थे तो आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। कई दिन तो ऐसा होता कि वे भूखे रहकर पढ़ाई करते। एक बार तो हाल इतना खराब हो गया कि उनके पास चाय पीने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वे ट्यूशन देने लगे, छोटे बच्चों को पढ़ाते, कभी कभी कॉपियां भी बेच देते। लेकिन ट्यूशन देने में भी उन्हें जाति का अपमान झेलना पड़ा। कई माता पिता कहते, हमारे बच्चे को ये मत पढ़ा, इसकी जाति खराब है। फिर भी वे कहते, मैं जाति से नहीं, ज्ञान से पढ़ाता हूँ। यह वाक्य उनकी जिंदगी का मंत्र बन गया। किताबों का जुनून, लेकिन खोलने की जगह नहीं। अंबेडकर को किताबों से प्रेम था, लेकिन उनके पास पढ़ने की जगह नहीं थी। कमरे की हालत ऐसी थी कि रात को पढ़ने के लिए लैंप खरीदना भी मुश्किल था। वे सड़क की लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ते थे। कई लोग उन्हें देखकर कहते, इस लड़के को देखो, लगता है कोई बड़ा बनने का सपना देख रहा है। अंबेडकर मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें पता था सपने देखने वाले ही इतिहास बदलते हैं। विदेश जाने से पहले मिला भयानक अपमान जब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो उन्होंने सोचा अब भेदभाव से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पुणे के लोगों ने कई दिनों तक यह कहकर ताना मारा, नीची जाति का लड़का विदेश जाएगा। ये तो दुनिया उलटने की बात है। उनके घर आने वाले लोगों की नजरें तिरस्कार से भरी होती थीं। लेकिन अंबेडकर के पिता हमेशा कहते, जाओ बेटा, तुम्हारी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। इन शब्दों ने अंबेडकर को हिम्मत दी। विदेश का सफर, जहाज पर भी भेदभाव। अंबेडकर अमेरिका जाने के लिए जहाज पर चढ़े। वहां सभी यात्रियों को भोजन मिलता था, लेकिन कुछ लोगों ने पता चलने पर उनकी प्लेट अलग रखने को कहा। कुछ अंग्रेज यात्रियों ने यहाँ तक कहा, वी कैन नॉट सिट विथ हिम, हम इसके साथ नहीं बैठ सकते। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने बाद में संविधान लिखा, उसे खाने की मेज पर जगह तक नहीं मिल रही थी। लेकिन अंबेडकर शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मेरे पास समय अपमान को जवाब देने में नहीं, ज्ञान पाने में लगेगा। अमेरिका पहली बार बराबरी महसूस की। अमेरिका पहुंचकर अंबेडकर की जिंदगी बदल गई। यह पहली जगह थी जहां लोग उन्हें उनके नाम से पुकारते थे, जन्म से नहीं। कोई यह नहीं पूछता था, आप कौन जात, आप किस धर्म के, आप कौन सी बस्ती से। उन्हें लगा, दुनिया इतनी बड़ी है। समस्या भारत के समाज में है, न कि मेरे भीतर। यह एहसास इतना सशक्त था कि उनके जीवन का लक्ष्य और साफ हो गया। भारत में भी यही बराबरी लाऊंगा। अमेरिका में भी गरीबी का संघर्ष, बराबरी तो मिली, लेकिन पैसों की कमी पीछे नहीं छोड़ी थी। अंबेडकर अमेरिका में अक्सर एक साथ दो नौकरियां करते। दिन में लाइब्रेरी में रिसर्च, रात में छोटे मोटे काम करते। कई बार उनके पास खाना खरीदने तक पैसे नहीं होते। वे सस्ती ब्रेड और पानी पीकर दिन निकालते। फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते। कहते, यह भूख मुझे कमजोर नहीं और मजबूत बना रही है। लंदन की लाइब्रेरी में अपमान। अमेरिका के बाद अंबेडकर लंदन गए। वहां उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत और पैसे की जरूरत थी। अंबेडकर रोज 8-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठते। एक दिन लाइब्रेरी के गार्ड ने उनसे कहा, तुम बहुत देर तक बैठे रहते हो, क्या तुम्हें यहाँ से हटना नहीं चाहिए? अंबेडकर को समझ आ गया कि उसके मन में रंग और नस्ल का भेदभाव था, लेकिन वे चुप रहे। कहते रहे, मैं पढ़ने आया हूँ, रुकने आया हूँ। और वे हर दिन सबसे पहले आते, सभी से ज्यादा देर तक बैठते। भूख से लड़ाई, 8 दिन बिना खाना। लंदन में एक बार ऐसी हालत आ गई कि अंबेडकर के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। 8 दिनों तक उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया, सिर्फ चाय और पानी पर दिन निकाला। कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती कि कुर्सी से उठ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी। वे कहते, भूख चली जाएगी पर मौका वापस नहीं आएगा। उनकी यह स्टील जैसी इच्छा शक्ति ही उनको दुनिया का सबसे शिक्षित भारतीय बनाने वाली थी। डिग्रियां मिली मगर दर्द नहीं गया। अंबेडकर ने अमेरिका और लंदन से इतनी डिग्रियां हासिल की जितनी भारत में किसी ने सपना भी नहीं देखा था। लेकिन जब वे भारत वापस आए तो जिस समाज ने कभी उन्हें पानी नहीं छूने दिया, उसी समाज ने कहा, डिग्री ले आए हो लेकिन जाति तो नहीं बदल सकती। यह बात उनके दिल में तीर की तरह लगी। उन्हें समझ आ गया, लड़ाई अभी खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। समाज की नजर बड़ा बन भी गया तो क्या? कई लोग कहते, अरे पढ़ लिख कर आ गया है, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अंबेडकर इस व्यंग्य पर हमेशा शांत रहते। कहते, मैं बराबरी करने नहीं आया, समाज को बराबरी सिखाने आया हूँ। विदेश में पढ़कर लौटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा था कि शायद अब समाज उन्हें उनके ज्ञान, मेहनत और शिक्षा के आधार पर सम्मान देगा। लेकिन भारत लौटते ही उन्हें पता चला, असली युद्ध अब शुरू हुआ है। उनका संघर्ष अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा था, यह अब पूरे समाज को जगा देने वाली क्रांति थी। और इस क्रांति को स्वीकार करने के लिए समाज बिल्कुल तैयार नहीं था। नौकरी का पहला दिन और अपमान की पहली तलवार। भारत लौटते ही अंबेडकर को एक सरकारी पद मिला। सोचा था अब सम्मान मिलेगा, लेकिन कार्यालय में जिसने भी उनकी जाति सुनी,
सबकी आंखों का रंग बदल गया। उनकी डेस्क को बाकी लोगों से दूर रखा गया। उनकी कुर्सी को कोई छूता नहीं था। कागज देने वाले कहते, फाइल वहीं रखिए, हम बाद में उठा लेंगे। एक सहकर्मी ने तो साफ कहा, इतना पढ़ भी लिया, लेकिन तुम रहोगे वहीं जहां हो। यह वाक्य तीर से भी गहरा लगा। लेकिन अंबेडकर जानते थे, इतिहास उन्हें यही दिखाने लाया है कि बदलाव की शुरुआत दर्द से होती है। छात्रावास में जगह न मिलना शिक्षा पर ताला। जब अंबेडकर एक कॉलेज में प्रोफेसर बने तो उन्हें रहने के लिए छात्रावास दिया गया। पर जैसे ही कॉलेज को उनकी जाति का पता चला, प्रबंधन ने तुरंत आदेश दे दिया, छात्रावास खाली करवा दो। उनके 12 छात्रों ने खाने और पानी का विरोध शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह प्रोफेसर अछूत है, इसकी मौजूदगी से वे भी अपवित्र हो जाएंगे। इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्हें इंसान नहीं समझा गया। अंबेडकर उस रात अकेले बैठे रहे, अंधेरे कमरे में। सोचा, क्या मेरी शिक्षा भी समाज की नजर में अपवित्र है? लेकिन फिर वे बोले, नहीं, मेरी शिक्षा समाज की जंजीरें तोड़ेगी। पहली राजनीतिक सभा और भीड़ का तिरस्कार। अंबेडकर जब पहली बार एक सभा में बोले तो उन्होंने समानता और मानवाधिकार की बात की, लेकिन भीड़ का एक बड़ा हिस्सा उन्हें पसंद नहीं करता था। कुछ लोग बेंचों पर खड़े होकर बोलते, ये हमारी बराबरी की बात करता है, इसे बोलने का अधिकार किसने दिया? लेकिन अंबेडकर ने रुकना नहीं सीखा था। उन्होंने कहा, अधिकार मांगे नहीं जाते, छीनने पड़ते हैं। उनकी आवाज में ऐसी आग थी कि भीड़ चुप हो गई। महाड़ सत्याग्रह, पानी का अधिकार भी अपराध था। यह वह दिन था जिसने अंबेडकर को इतिहास में अमर कर दिया। महाड़ नगर में चवदार तालाब था जो सबका था, लेकिन दलितों को पानी छूने तक की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने घोषणा की, पानी इंसान का है, किसी जाति का नहीं। हजारों लोग उनके नेतृत्व में तालाब की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी की पहली बूंद को छुआ, उसी क्षण समाज के कट्टर लोगों ने उन्हें अपवित्र कहकर दंगे शुरू कर दिए। कुछ ही देर में भीड़ ने पूरे तालाब का पानी बदलने का आदेश दे दिया, सिर्फ इसलिए कि अंबेडकर ने उसे छुआ था। यह घटना दिल को काट कर रख देने वाली थी। लेकिन अंबेडकर ने घोषणा की, आज हम सिर्फ पानी नहीं छू रहे, हम अपने अधिकारों को छू रहे हैं। उनके कपड़े जला दिए गए, अपमान का चरम। महाड़ सत्याग्रह के बाद दंगाइयों ने उनका घर घेर लिया। उनकी किताबें, नोट्स और कपड़े सब आग में फेंक दिए गए। अंबेडकर बाहर खड़े सिर्फ देखते रहे। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज मजबूत रही। तुम मेरा सामान जला सकते हो, मेरे विचार नहीं। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद कई लोग भी रो पड़े। मनुस्मृति दहन, इतिहास में पहली बार विद्रोह की ज्वालामुखी की घटना ने अंबेडकर के भीतर शताब्दियों का दर्द भर दिया था। उन्होंने बड़े मंच से घोषणा की, मनुष्य के अधिकारों के मार्ग में जो भी किताब बाधा बनेगी, उसे मैं जलाऊंगा। महाड़ में हजारों लोगों के सामने मनुस्मृति को जलाया गया। यह सिर्फ दहन नहीं था, यह दास्तां पर प्रहार था। समाज का एक हिस्सा अंबेडकर को इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोही मानने लगा, लेकिन दूसरों के लिए वे शत्रु बन गए। कई लोगों ने उनकी हत्या करने की धमकी तक भेजी, लेकिन अंबेडकर बोले, अगर मेरी मौत से भी समाज जागता है तो मुझे कोई दुख नहीं। राजनीति का संघर्ष, वोटों में इंसानियत नहीं थी। जब अंबेडकर राजनीति में आए तो बहुतों ने उनका विरोध किया। कुछ नेताओं ने उन्हें कहा, आप हमारी पार्टी में फिट नहीं बैठते। जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की तो बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए। कई जगह उनके पोस्टर फाड़े गए, उनकी सभाओं पर पथराव हुआ। लेकिन अंबेडकर कभी नहीं डरे। वे कहते, अगर अधिकारों की लड़ाई आसान होती तो कोई भी लड़ लेता। पूना पैक्ट, अंबेडकर का टूटता हुआ दिल। पूना पैक्ट उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था।
उन्होंने दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था की मांग की थी ताकि वे अपनी आवाज खुद चुन सकें। लेकिन तीव्र दबाव में अंबेडकर को समझौता करना पड़ा। वह रात इतिहास की सबसे दर्द-भरी रात थी। अंबेडकर ने गांधी जी को कहा, यह समझौता मेरी छाती पर पत्थर रखकर किया है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं हरा नहीं हूँ, मुझे मजबूर किया गया है। पूना पैक्ट ने उनके मन को तोड़ दिया, लेकिन उन्हें समाज सुधार के लिए और मजबूत बना दिया। संविधान सभा आरंभ ही अपमान से। जब अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे तो बहुत से प्रतिनिधियों ने विरोध किया। कहते, इतना बड़ा काम उस जाति के आदमी को क्यों दिया जा रहा है। अंबेडकर ने सब सुना, कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले ही दिन वे संविधान सभा में खड़े हुए और 15 मिनट का भाषण दिया। सभा खड़ी होकर सुनती रही। उसी दिन दुनिया समझ गई, यह व्यक्ति जन्म से नहीं, ज्ञान से महान है। एक युवावस्था जो संघर्ष से भरी थी, लेकिन जिसके भीतर विजेता जन्म ले रहा था। बंबई में नया संघर्ष। पढ़ाई तो मिली, सम्मान नहीं। बंबई पहुंचने के बाद भी भीमराव ने सोचा था कि यहाँ जीवन थोड़ा आसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महानगरों की इमारतें ऊंची भले हों, पर लोगों का सोच अभी भी बहुत छोटी थी। बंबई के स्कूल में कई बच्चे उनसे दूर रहते। कई बच्चे तो उनके बेंच के पीछे बैठना भी पसंद नहीं करते थे, मानो उसकी छाया भी उन्हें अशुद्ध कर देगी। एक बार एक लड़के ने अपनी पानी की बोतल से उन्हें दूर धकेलते हुए कहा, तू छू मत जाना, मेरी बोतल अपवित्र हो जाएगी। भीमराव का दिल फट गया। वह लड़का बोतल धोने के लिए दौड़ा और भीमराव को लगता रहा कि शायद सचमुच में वो किसी को छू लेंगे तो सोना भी मिट्टी बन जाएगा। लेकिन यह सब दर्द धीरे धीरे उनके भीतर एक तूफान बना रहा था। जब ट्यूशन के लिए शिक्षक ने दरवाजा बंद कर दिया, एक बार भीमराव ने सोचा कि ब्रिटिश गणित में वो कमजोर हैं, तो किसी से ट्यूशन ले लेते हैं। वे एक शिक्षक के घर पहुंचे। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं, किसका लड़का है? भीमराव बोले, रामजी सतपाल जी का बेटा। शिक्षक ने नाम सुनते ही शक से पूछा, जाति क्या है? भीमराव चुप हो गए। लेकिन जब उन्होंने कहा महार, तो शिक्षक ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। भीमराव वहीं खड़े रहे। दरवाजा बंद होने की आवाज ने उनके दिल पर चोट की। यह दर्द शायद कभी नहीं मिटा। कॉलेज का सपना, पर गरीबी और जाति दोनों रास्ता रोकते रहे। भीमराव पढ़ाई में इतने तेज थे कि हर टीचर मानता था, अगर यह लड़का उच्च जाति में पैदा होता तो आज तक बड़े बड़े स्कूलों में उसका नाम होता। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। फीस भरने के पैसे नहीं, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए एक साफ जगह तक नहीं। बंबई जैसे शहर में वह एक छोटे से कमरे में रहते, जहां बारिश की रातें पूरा फर्श गीला कर देती। लेकिन वो मोमबत्ती जलाकर पढ़ते रहे, आंखों में एक ही सपनों के साथ, मुझे पढ़ना है। चाहे जितनी तकलीफें आए। बारामती की घटना का दूसरा अध्याय। समाज मन ही मन सांस रोक देता है। एक बार फिर उन्हें रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा। इस बार उन्होंने सोचा कि शायद परिस्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन वास्तविकता और भी कटु थी। स्टेशन पर उतरने के बाद भी उन्हें कोई बैलगाड़ी वाला बैठाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि एक मंदिर के पास उन्होंने पानी मांगा तो पुजारी चिल्लाया, दूर हटो, यहाँ मत खड़े रहो, छूट लग जाएगा। एक प्यासा युवक जिसे पूरे दिन पानी नहीं मिला और समाज को डर था छूट का। भीमराव ने सोचा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा जन्म अपराध है? यह प्रश्न उनके मन में जीवन भर रहा और उनकी सोच को दिशा देता रहा। किताबें और दुख दोनों उनके सबसे बड़े साथी बन गए। गरीबी इतनी थी कि कई रातों को उन्हें चाय और ब्रेड पर ही गुजारना पड़ता था। कई बार वो बिना खाए सो जाते। लेकिन एक बात अद्भुत थी, वह कोई भी परिस्थिति हो किताबें नहीं छोड़ते। एक दिन उनके पिता ने कहा, बाबा तुम इतना क्यों पढ़ते हो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि पढ़ना ही एकमात्र रास्ता है जिससे मैं इस समाज को हिला सकता हूँ। जब प्रिंसिपल भी नहीं चाहते थे कि वह क्लास में बैठे, कॉलेज में एक घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया।
एक दिन वह क्लास में आए और आखिरी बेंच पर बैठ गए। प्रिंसिपल अंदर आए और उन्होंने सब छात्रों से कहा, आज हमारी क्लास में एक निम्न जाति का लड़का बैठा है। अगर किसी को आपत्ति हो तो बता दे। क्लास में खामोशी थी, लेकिन भीमराव के दिल में तूफान चल रहा था। उन्हें लगा जैसे उनका अपराध सिर्फ यह है कि वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्लास नहीं छोड़ी। वह बैठकर पढ़ते रहे, क्योंकि उनकी नजर में ज्ञान कभी जाति पूछकर नहीं दिया जाता। वह ब्राह्मण शिक्षक जिसने पहली बार इंसान की तरह देखा, एक घटना ने उनके जीवन में थोड़ी रोशनी लाई। उनके एक अंग्रेजी टीचर था, प्रोफेसर केलकर। उन्होंने एक दिन कहा, भीमराव, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। यह वाक्य भीमराव के लिए पहला मौका था जब किसी ने उनसे इंसानी लहजे में बात की, और यह बात उनके दिल में घर कर गई। उन्होंने महसूस किया कि सारा समाज बुरा नहीं होता। बड़ौदा महाराजा की स्कॉलरशिप पर एक शर्त ने डर पैदा किया। भीमराव पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उनका नाम बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तक पहुंचा। महाराजा ने उनसे मुलाकात की और कहा, तुम पढ़ोगे और तुम दुनिया बदलोगे। मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा। यह बात सुनकर भीमराव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन शर्त थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी होगी। उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका भाग्य अब बदलने वाला है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी उन्हें छूने से डरते थे। यह बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही दारुण है। बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई उनसे छूने से डरता था। कोई उन्हें पानी नहीं देता था, कोई साथ खाने नहीं बैठता था, कोई किताबें नहीं छूने देता था। यह सब देखकर उनके भीतर एक ही सवाल जन्म लेता रहा, क्या भगवान ने जाति बनाई या इंसानों ने? और यह सवाल उनकी क्रांति की जड़ बना। कॉलेज का हॉस्टल जिसमें कमरा था, पर इंसानियत नहीं। हॉस्टल में उन्हें एक कमरा दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन शिकायत आ गई, कमरे में रहने वाला लड़का महार जाति का है, उसे निकालो। हॉस्टल प्रबंधन उलझ गया। वे जानते थे कि भीमराव शानदार छात्र हैं, लेकिन समाज का दबाव बहुत था। एक रात उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। बारिश हो रही थी और वह सड़क के किनारे खड़े थे, किताबें सीने से लगाए। यह रात उन्हें कभी नहीं भूली। उन्होंने सोचा, मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश को मुझे इंसान मानने में शर्म आती है। लाइब्रेरी, जहाँ उन्हें पहली बार लगा कि किताबें छूने से कोई समस्या नहीं होती। कॉलेज की लाइब्रेरी उनका मंदिर बन गई थी। वहाँ कोई उनकी जाति नहीं पूछता, किताबें छूने से कोई अपवित्र नहीं होता। वहीं से उनके भीतर यह बोध हुआ, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं होती। परिवार का टूटना, किस्मत ने उन्हें अकेला कर दिया। इस समय उनके कई भाई बहन बीमारी से गुजर गए। घर की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई। पिता की स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। भीमराव अक्सर खाना छोड़कर अपने भाई बहनों के लिए दवाई खरीदते, लेकिन जब कभी उन्हें दवाई नहीं मिलती तो वह खुद को दोष देते। इस दर्द ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन एक दृढ़ निश्चय भी पैदा किया, मेरे लोगों को यह दर्द मैं खत्म करूंगा। वह रात जब उन्होंने फैसला किया, मुझे इस व्यवस्था से टकराना है, एक बार रात को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सोचा, ये सब मैं क्यों सह रहा हूँ, क्यों मेरे लोग सह रहे हैं। उसी रात उन्होंने तय किया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मेरी आवाज को दबाना किसी के लिए संभव न हो पाए। यह वही रात थी जिसने भविष्य के महानायक को जन्म दिया। बड़ौदा जाने की तैयारी, पर जाने से पहले समाज ने आखिरी वार किया। बड़ौदा महाराजा की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। भीमराव अब लंदन और अमेरिका में पढ़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन जाने से पहले लोगों ने कहा, अरे यह महार लंदन जाएगा, वहां जाकर क्या करेगा, जूतिया। उनसे छूने से डरता था।
कोई उन्हें पानी नहीं देता था, कोई साथ खाने नहीं बैठता था, कोई किताबें नहीं छूने देता था। यह सब देखकर उनके भीतर एक ही सवाल जन्म लेता रहा, क्या भगवान ने जाति बनाई या इंसानों ने? और यह सवाल उनकी क्रांति की जड़ बना। कॉलेज का हॉस्टल जिसमें कमरा था, पर इंसानियत नहीं। हॉस्टल में उन्हें एक कमरा दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन शिकायत आ गई, कमरे में रहने वाला लड़का महार जाति का है, उसे निकालो। हॉस्टल प्रबंधन उलझ गया। वे जानते थे कि भीमराव शानदार छात्र हैं, लेकिन समाज का दबाव बहुत था। एक रात उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। बारिश हो रही थी और वह सड़क के किनारे खड़े थे, किताबें सीने से लगाए। यह रात उन्हें कभी नहीं भूली। उन्होंने सोचा, मैं जिस देश में रहता हूँ, उस देश को मुझे इंसान मानने में शर्म आती है। लाइब्रेरी, जहाँ उन्हें पहली बार लगा कि किताबें छूने से कोई समस्या नहीं होती। कॉलेज की लाइब्रेरी उनका मंदिर बन गई थी। वहाँ कोई उनकी जाति नहीं पूछता, किताबें छूने से कोई अपवित्र नहीं होता। वहीं से उनके भीतर यह बोध हुआ, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं होती। परिवार का टूटना, किस्मत ने उन्हें अकेला कर दिया। इस समय उनके कई भाई बहन बीमारी से गुजर गए। घर की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई। पिता की स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। भीमराव अक्सर खाना छोड़कर अपने भाई बहनों के लिए दवाई खरीदते, लेकिन जब कभी उन्हें दवाई नहीं मिलती तो वह खुद को दोष देते। इस दर्द ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन एक दृढ़ निश्चय भी पैदा किया, मेरे लोगों को यह दर्द मैं खत्म करूंगा। वह रात जब उन्होंने फैसला किया, मुझे इस व्यवस्था से टकराना है, एक बार रात को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सोचा, ये सब मैं क्यों सह रहा हूँ, क्यों मेरे लोग सह रहे हैं। उसी रात उन्होंने तय किया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मेरी आवाज को दबाना किसी के लिए संभव न हो पाए। यह वही रात थी जिसने भविष्य के महानायक को जन्म दिया। बड़ौदा जाने की तैयारी, पर जाने से पहले समाज ने आखिरी बार किया। बड़ौदा महाराजा की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। भीमराव अब लंदन और अमेरिका में पढ़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन जाने से पहले लोगों ने कहा, अरे यह महार लंदन जाएगा, वहां जाकर क्या करेगा, जूतिया बनाएगा। भीमराव ने यह शब्द सुने, लेकिन अब उनका मन इतना मजबूत हो चुका था कि किसी ताने से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने खुद से कहा, आज हंस रहे हैं, कल मेरी शिक्षा उन्हें रुलाएगी। दुनिया पढ़कर लौटे, लेकिन अपना देश बदला हुआ नहीं था। दर्द और विद्रोह का यह सबसे भीषण दौर था। विदेश पहुंचते ही उन्हें पहली बार इंसान जैसा महसूस हुआ जब भीमराव अंबेडकर पहली बार अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो उन्हें जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ, यहाँ कोई मेरी जाति नहीं पूछ रहा, यहाँ कोई मुझे छूने से नहीं डर रहा, यहाँ मैं सिर्फ एक छात्र हूँ, इंसान हूँ। यह अनुभव उनके लिए किसी सपने जैसा था। क्लासरूम में किताबें छूने पर कोई अपवित्र नहीं होता, बेंच पर बैठने से कोई समस्या नहीं होती, पानी खुद ले सकते थे, दोस्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। यह सब उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उनके मन में एक ही विचार आया, हिंदुस्तान ऐसा क्यों नहीं बन सकता। पढ़ाई में उनकी उड़ान कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अमेरिका में उन्होंने इतनी मेहनत की कि प्रोफेसर उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हर विषय में महारत हासिल की। रात के 3 बजे तक पढ़ना उनका नियम था। वह कहते थे, ज्ञान ही मेरी तलवार है, मेरे लोगों का उद्धार इसी से होगा। उन्होंने वहां अपने मन में एक संकल्प लिया, भारत जाकर मेरे लोगों का दर्द खत्म करूंगा। लंदन की यात्रा, जहां वह ब्रिटिश संसद के गलियारों में घूमते रहे। अमेरिका के बाद वह लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यह दुनिया के सबसे कठिन कॉलेजों में से एक था, लेकिन भीमराव ने हर चुनौती को पार किया। लंदन में अक्सर वह ब्रिटिश संसद, वेस्टमिंस्टर और कोर्ट के बाहर घंटों खड़े रहकर देखते थे।
कानून कैसे बनते हैं, लोकतंत्र कैसे चलता है। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में वह भारत का संविधान निर्माता होंगे, लेकिन शायद भाग्य उन्हें चुपचाप इस दिशा में ले जा रहा था। जब मजबूरी ने पढ़ाई बीच में रोकने पर मजबूर किया, पढ़ाई के बीच अचानक बड़ौदा महाराजा की स्कॉलरशिप बंद हो गई। भीमराव के पास रहने, खाने और फीस भरने के पैसे ही नहीं बचे। उन्होंने अपने देश वापस लौटने का फैसला किया। दिल टूट चुका था। क्या मेरे सपने अब खत्म हो जाएंगे? उन्होंने सोचा था कि विदेश की शिक्षा उन्हें सम्मान दिलाएगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसा अपमान होगा कि मानव इतिहास भी शर्मिंदा हो जाए। बड़ौदा में वह घटना जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। बड़ौदा में उन्हें नौकरी पर बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वहां का स्टाफ जानता कि यह निचली जाति का है, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। कोई उन्हें पानी नहीं देता, हाथ नहीं मिलाता, कमरे में नहीं आने देता। कमरे में जहां वह रहते थे, रात होते ही लोग पत्थर फेंकते। ए महार, बाहर निकल। एक दिन होटल वाले ने कहा, तुमने हमारे कमरे को अपवित्र कर दिया, निकलो यहाँ से। भीमराव सारा सामान लेकर रात के अंधेरे में सड़क पर खड़े थे। बारिश हो रही थी, वे पूरी तरह भीगे हुए थे। उन्होंने सोचा, मेरा देश तो मुझे छूने नहीं देता। क्या मैं इसी देश को बदलने वापस आया था? यह घटना उनके जीवन के सबसे दर्दनाक पलों में से एक थी। अपमान इतना बढ़ गया कि उन्हें बड़ौदा छोड़कर भागना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें एक ब्रिटिश ऑफिसर के घर छुपना पड़ा। अगर वह बाहर निकलते तो भीड़ पूछती, कौन है? महार तो नहीं। एक रात तो कुछ लोग उन्हें देखने आ गए। भीमराव ने डर के कारण अपने चेहरे पर तौलिया लपेट लिया और कहा, मैं बीमार हूँ, किसी से नहीं मिल सकता। उनका दिल टूट गया था। उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, एक दिन मैं तुम्हारी सोच बदल दूंगा। बंबई वापसी, झुग्गी में रही, रोटी के लिए संघर्ष। उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का सपना देखने की हिम्मत पाई, लेकिन पैसे न होने के कारण उन्होंने बंबई की एक छोटी सी गंदी झुग्गी में रहना शुरू किया, जहां कमरे में बदबू रहती, छत टपकती थी, कई बार खाने तक का इंतजाम नहीं होता। लेकिन वह फिर भी पढ़ाई करते रहे। उनका कहना था, मेरी गरीबी मुझे रोक नहीं सकती। जब उन्हें कॉपी भी उधार मिलती थी, लेकिन छूने से मना करते थे। बंबई के कुछ दुकानदार उन्हें कॉपियां उधार देते, लेकिन कहते, हम खुद चुनकर देंगे, तुम मत छूना। तुम्हारी जाति की वजह से दुकान अपवित्र हो जाएगी। भीमराव मुस्कुराकर चुप रह जाते, लेकिन यह मुस्कान उसके दर्द को छुपाती थी। खुद की शादी और फिर एक साथी का खोना। वह कम उम्र में ही रमाबाई से शादी कर चुके थे। रमाबाई बेहद सरल, संवेदनशील और दुख झेलने वाली स्त्री थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि अक्सर उनके पास दाल सब्जी तक नहीं होती थी। रमाबाई कई बार भूखे रहकर भी भीमराव को खिला देती। वह कहती, तुम पढ़ो बाबा, तुम्हें रुकना नहीं है। लेकिन जीवन ने उन्हें भी ज्यादा समय नहीं दिया और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। उन्हें दवाई तक नहीं मिलती थी। यह दर्द डॉक्टर अंबेडकर के दिल में हमेशा छुपा रहा। एक नई रोशनी, लंदन वापस जाने का मौका। किस्मत ने एक बार फिर दस्तक दी। उन्होंने लंदन वापस जाने का मौका पाया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की। उन्हें डॉक्टरेट मिली और वह दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाने लगे। लेकिन जब वह भारत लौटे तो उनके लिए सम्मान नहीं, बल्कि वही पुराना अपमान खड़ा था। भारत में फिर वही जाति, फिर वही ताने। भारत आने के बाद उन्हें बड़े बड़े विद्वानों ने भी सिर्फ जाति से पहचाना। कई संस्थाओं ने कहा, हमें महार जाति का शिक्षक नहीं चाहिए। कई बार तो उनके भाषण के दौरान लोग मंच पर चढ़कर माइक छीनने लगते। एक पंडित ने तो साफ कहा, यह आदमी अशुद्ध है, इसे मंच पर मत बुलाओ। भीमराव के अंदर आग जल उठी थी। उन्होंने कहा, अगर मैं अशुद्ध हूँ तो मेरे ज्ञान को मत छूना।
लेकिन मेरे अधिकार को छीनने की कोशिश मत करना। उनके भाषण सुने जाते थे, लेकिन लोग कुर्सियां छूने से डरते। जब भी वह किसी सभा में जाते, आयोजक कहते, कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन जाते ही कुर्सियां बदल दी जाती, क्योंकि वे सोचते थे, इस पर अगर अंबेडकर बैठ गए तो यह कुर्सी अशुद्ध हो जाएगी। इतिहास का यह सच आज भी सुनकर दिल दहल जाता है। आत्मसम्मान की पहली चिंगारी, महाड़ में पानी की लड़ाई। महाड़ तालाब से पानी पीने का अधिकार निचली जाति के लोगों को नहीं था। वह वहीं खड़े रहते और ऊंची जाति के लोग उन्हें घूरते। भीमराव तालाब के सामने खड़े हुए और कहा, आज यह तालाब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे लोगों का है। मैं पानी पीऊंगा। उन्होंने पानी छुआ और पूरे समाज में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे, तालाब अशुद्ध हो गया, पूरी सफाई करानी पड़ेगी। सामाजिक कट्टरपंथियों ने पूरे तालाब पर गोबर तक डाल दिया। लेकिन भीमराव ने एक बात सिद्ध कर दी, अगर इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं तो वह समाज इंसानी समाज नहीं। मनुस्मृति दहन विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक। उन्होंने कहा, अगर यह ग्रंथ हमें अपमानित करता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाड़ में उन्होंने मनुस्मृति दहन किया, पूरा देश हिल गया। एक ब्राह्मण पंडित ने चिल्लाकर कहा, ये पागल हो गया है, ब्रह्मा का अपमान करेगा। भीमराव ने जवाब दिया, अगर किसी किताब में इंसान को नीचा बताया जाता है तो वह किताब कभी पवित्र नहीं हो सकती। यह भारत के इतिहास का पहला बड़ा सामाजिक विद्रोह था। उनके अनुयायी जेल गए, लेकिन अंबेडकर का विश्वास नहीं टूटा। महाड़ सत्याग्रह के बाद सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें मार पड़ी, उनकी झोपड़ियां जलाई गईं, महिलाओं को अपमानित किया गया। लेकिन अंबेडकर फिर भी बोले, अगर अत्याचार रुक गया तो संघर्ष क्यों होगा। उनकी बातों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। ब्राह्मण बालक का सवाल, अंबेडकर जी, क्या आप भगवान को मानते हैं? एक 12 वर्षीय ब्राह्मण लड़के ने उनसे पूछा, अंबेडकर जी, क्या आपकी जाति के लोग भगवान को छू सकते हैं? अंबेडकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान कभी मनुष्य को छूने से अपवित्र नहीं होता, लेकिन मनुष्य की सोच भगवान को छोटा बना देती है। यह शब्द किसी भी किताब का सबसे सुंदर ज्ञान है। संविधान का काम 100 घंटे की नींद और हर दिन की लड़ाई। जब अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने तो उन्हें लगा शायद अब काम आसान होगा, पर असल में यही उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय था। सैकड़ों पेज, हजारों सुझाव, असंख्य बहसें और हर दिन नई आलोचना। लोग कहते, ये आदमी हमारी परंपराएं तोड़ देगा, ये बहुत आधुनिक है, भारत इससे चल नहीं पाएगा, इसे हटाओ, ये देश को बिगाड़ देगा। अंबेडकर हर शब्द सुनते, होंठ बंद रखते और रात के 2 बजे तक संविधान के पन्नों में डूबे रहते। कई दिनों तक उन्होंने 2-3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली। उनके डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंबेडकर ने जवाब दिया, अगर मेरे रुक जाने से देश का भविष्य रुक जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। हर प्रावधान पर हमला और अंबेडकर की अकेली लड़ाई। संविधान के हर अनुच्छेद पर उंगलियां उठाई गईं। जब उन्होंने समानता की बात रखी तो विरोधियों ने कहा, भारत में सब बराबर कैसे हो सकते हैं? यह पश्चिम की नकल है, जाति व्यवस्था ऐसे खत्म नहीं होगी। लेकिन अंबेडकर खड़े रहे, एक मिट्टी के पहाड़ की तरह। कानून कहेगा कि सब बराबर हैं, तो समाज को भी सीखना पड़ेगा कि सब बराबर हैं। उनकी आवाज ने पूरी सभा को झकझोर दिया। आरक्षण सबसे बड़ा तूफान। जब अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा तो सभा में जैसे भूकंप आ गया। कई लोग खुलेआम बोले, ये देश को तोड़ देगा, ये संविधान नहीं, जाति की राजनीति है। लेकिन अंबेडकर ने आखिरी बार दर्द को शब्दों में बदला। अगर समाज ने 3000 साल तक इन लोगों को जमीन की धूल माना है तो 10-20 साल का सहारा क्या बहुत बड़ा पाप है? सभा स्तब्ध रह गई।
संविधान का अंतिम दिन, अंबेडकर की आंखों में आंसू। 26 नवंबर 1949। पूरी संविधान सभा खड़ी थी। अंबेडकर ने अंतिम भाषण दिया। उनकी आवाज भारी थी, गला भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के कमजोर लोगों के लिए लगाई। अगर संविधान लागू होने के बाद भी इस देश का गरीब, दलित, पिछड़ा, मजदूर उठ नहीं पाए तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब भाषण खत्म हुआ, सभा में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। कई सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर रो पड़े। भारत पहली बार समझ पाया, यह सिर्फ एक संविधान नहीं, एक पीड़ित व्यक्ति का सपना है। सत्ता में आने का दर्द और सत्ता से गिरा दिया जाना। जब अंबेडकर कानून मंत्री बने तो उम्मीद थी कि अब उन्हें मान मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जिन नेताओं ने उनसे संविधान बनवाया, उन्हीं नेताओं ने उनके सामाजिक सुधारों का विरोध शुरू कर दिया। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, महिलाओं को संपत्ति, तलाक और बराबरी का अधिकार देने के लिए, पर संसद में हंगामा हो गया। विरोधियों ने चिल्लाकर कहा, यह बिल हिंदू धर्म को खत्म कर देगा। अंबेडकर अकेले पड़ गए। उनकी सारी मेहनत रोक दी गई। उन्होंने दुखी होकर कहा, मैं इस सरकार में रहकर महिलाओं का भी भला नहीं कर पा रहा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल टूट चुका था। बीमारी, अकेलापन और टूटता शरीर, लगातार संघर्ष, कमजोर स्वास्थ्य, मधुमेह, आंखों की समस्या और हर दिन की आलोचना। अंबेडकर का शरीर हार मान रहा था, लेकिन उनका मन नहीं। वे हर दिन कहते, मेरा शरीर टूट सकता है, लेकिन मेरे विचार नहीं। उनकी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर कहती, बाबा साहेब थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन अंबेडकर कहते, मेरे पास समय बहुत कम है। बौद्ध धर्म, आखिरी फैसला। आखिरी विद्रोह 1956 में उन्होंने घोषणा की, अब मैं हिंदू नहीं रहूंगा। पूरी दुनिया हैरान थी। उन्होंने कहा, जिस धर्म में मुझे इंसान नहीं माना गया, मैं उसे क्यों मानूं? और 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों के सामने उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। जैसे एक सभ्यता अन्याय से मुक्ति का रास्ता चुन रही हो। उस दिन अंबेडकर ने कहा, आज मेरी आत्मा आजाद हुई है। अंतिम रात, भारत का सबसे बड़ा खोया हुआ हीरा। 6 दिसंबर 1956, दिल्ली। अंबेडकर अपने बिस्तर पर बैठे अधूरे काम देख रहे थे। उनके टेबल पर एक पन्ना पड़ा था, मैं मरूंगा नहीं, मेरे विचार मरेंगे नहीं। सुबह जब लोग कमरे में आए तो देखा, अंबेडकर शांति से सो गए थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। पूरा देश रो पड़ा। झुग्गियों से लेकर संसद तक एक ही आवाज थी, बाबा साहेब चले गए। लेकिन सच यह था, वे नहीं गए। उनका संघर्ष भारत की नसों में बस गया। मृत्यु के बाद की विडंबना। सम्मान मिला जब वे नहीं रहे। जीवन भर जिन संस्थाओं ने उन्हें मान नहीं दिया, उन्हीं जगहों पर आज उनकी तस्वीरें लगी। जिन लोगों ने कभी उनकी जाति पर सवाल किए, आज उनकी प्रतिमाओं पर मालाएं चढ़ाते हैं। लेकिन यह इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। अंबेडकर को सम्मान तभी मिला जब वे दुनिया छोड़ चुके थे। बाबा साहेब का अंतिम संदेश, जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है। अंबेडकर का जीवन दर्द से भरा था, लेकिन उनका संदेश आशा से भरा हुआ है। वे कहते थे, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मैं दलित पैदा हुआ, मैं तब दुखी होऊंगा जब मैं दलित मर जाऊंगा। शिक्षक बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हर मनुष्य महान बन सकता है अगर वह चाहे। उनके ये शब्द आज भी करोड़ों लोगों की सांसों में दौड़ते हैं।